Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. Chapter number 1 और chapter 1 to 7 that is module 1 and module 2 के ITC तक जो सबसे एक important chunk रहता है that is already covered. Revision playlist बहुत प्यारी वाली बनी हुई है, आप चेक कर लेना, पक्का आपको मजा आ जाएगा। कस्टम्स का मैराथन सेपरेट है, मॉड्यूल 3 का हम सेपरेट लेते हैं, इस बार भी प्लान कर रहे हैं 15 को लेने का, बट अगेन लास्ट टाइम भी लिया था। लेकिन मॉड्यूल 2 के कुछ चैप्टर्स पेंडिंग थे, तो टीसीएस वगैरह का तो इंटरलिंकिंग वीडियो आपको मिल जाएगा नया, बट उसका लिंक भी रजिस्ट्रेशन से है एंड दिस वाज वन चैप्टर जो मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है। ओके, तो उसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। आज रजिस्ट्रेशन चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसीजर लगता है लेकिन बहुत स्कोरिंग है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो मतलब इसमें ट्रू फॉल्स वगैरह बन जाता है। एमसीक्यू ऑल्सो इट इज पॉसिबल। तो फर्स्ट सारे प्रोविजंस देख लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू सर्टेन क्यू एन ए पॉइंटर्स एज ऑलवेज। ठीक है, इसमें बीच में नहीं देखेंगे, फ्लो होने दो एंड देन वी विल सी। करें स्टार्ट, चलो आ जाओ। सो मेन जो इसके 3 सेक्शंस होते हैं दैट इज 22, 23 and 24. 22 is the liability to register on the basis of turnover. 23 registration is not required and 24 mandatory registration, turnover 1 रुपए का भी हो लेकिन अगर ये लग गया तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेट स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका पैन बेस्ड होता है, दैट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी नंबर जिसके बेसिस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। स्टेट वाइज होता है सोर्स बेस्ड, मतलब जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है लेकिन उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सोर्स बेस्ड होता है। तो मेरा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट जहां पे होगा, जहां से मैं काम कर रहा हूं वहां पे मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा और जो टैक्स मेरा लगेगा जिस सप्लाई पे, वहां पे किस किस स्टेट को वो पैसा मिलेगा जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल करेगा। सो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बट द रजिस्ट्रेशन फॉर द जीएसटी इज सोर्स बेस्ड। ओके, चलो। रजिस्ट्रेशन और दिस कैंसिलेशन इज नॉट टैक्स वाइज, दैट इज नॉट सेपरेट फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मैं एक बार अगर रजिस्ट्रेशन लूंगा तो ऑल द हेड्स विल बी ओपन। क्लियर, चलो लेट स्टार्ट। सेक्शन नंबर 22, लायबिलिटी टू रजिस्टर। ये आपके टर्नओवर के बेसिस पे है। कुछ इसमें कीवर्ड्स हम मार्क करेंगे। एवरी सप्लायर शेल बी लायबल, मतलब आपको लॉ के हिसाब से यू हैव टू रजिस्टर, ऑप्शन नहीं है। यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और यूटी, मतलब इन द स्टेट, आपका जो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा या आपका यूटी रहेगा तो फ्रॉम वेयर दिस मेक्स द जीएसटी रजिस्ट्रेशन सोर्स बेस्ड, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। तो मेरा टैक्सेबल सप्लाई जहां से हो रहा है वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ बिकॉज दिस इज अ रिवीजन लेक्चर यू कैन क्विकली लिंक इट टू सेक्शन नंबर 23 कि अगर मेरा सारा का सारा सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब टैक्सेबल सप्लाई कितने का? इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज सेपरेटली डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6, आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आता है, आपको सारा टर्नओवर उसके अंदर ले लेना है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर लेना है, टैक्सेबल लेना है, सब कुछ जीरो रेटेड एवरीथिंग। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, लेकिन एमएमएनटी के स्टेट्स में दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, दिस लिमिट इज 10 लाख क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और लोग इतने नहीं है। सिंपल। तो जहां से आपका टैक्सेबल टर्नओवर इंक्रीज करेगा द मोर देन द लिमिट दैट इज 20 लाख और 10 लाख, वहां पे उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक नोटिफिकेशन 10/2019 का बेनिफिट मिलेगा किस केस में? गुड्स के केस में। कौन से गुड्स? इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव गुड्स। कीवर्ड्स इंट्रा एंड एक्सक्लूसिव, कीवर्ड्स मार्क करना, इंट्रा एंड एक्सक्लूसिव। तो आप साथ में सर्विस कर रहे हैं वो सब नहीं चलेगा और इंटर भी अलाउड नहीं है। क्यों? अभी इसका एनालिसिस होएगा, पे अटेंशन। इफ एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो हम आपको 40 लाख का बेनिफिट दे देंगे। अब सर इसके पीछे का क्या रीजन था? अरे गुड्स के केस में एंड सर्विस के केस में नेचर अलग अलग होता है। गुड्स की तरफ से ये रिलीफ मिला उनको दैट you will get the higher benefit. It is just a benefit given by a policy making, seeing the demands of the industry कि हम गुड्स वाले के केस में जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको 40 लाख का बेनिफिट देना चाहते हैं। कल को हो सकता है नोटिफिकेशन हट भी जाए, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी मेकिंग। अभी रिवीजन लेक्चर में उसमें ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। चलो नाउ 4 एक्सेप्शंस जहां पे 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। तुझे 40 लाख का बेनिफिट क्यों चाहिए? यू आर गोइंग टू बी कवर अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, वहां पे तो 20 और 10 भी नहीं लगने वाला, 40 का बेनिफिट क्यों चाहिए तुझे? नेक्स्ट, एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ, यहां पे आप ओरिजिनली मैन्युफैक्चर कर रहे, ट्रेड कर रहे, वी डोंट केयर। ये ट्रांजैक्शन, ये गुड्स के अंदर अगर आपका सप्लाई इन्वॉल्व है तो वहां पे 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं वो आइटम्स है जहां पे थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए रहता है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी भी इन्हीं आइटम्स में मना करते हैं। इफ यू कंपेयर दिस लिस्ट विद द कॉम्पोजिशन लेवी ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ पे वो नहीं है। बाकी वैसा ही है, आइसक्रीम, एडिबल आइस, कोकोआ हो या ना हो, पान मसाला, टोबैको एंड उसके सब्सटीट्यूट्स, ब्रिक्स, ये सब एक ही साथ लर्न कर लेना, ब्रिक्स एंड टाइल्स करके वो नाम आ जाएगा तो वो क्लिक कर जाएगा। तो इन वाले सप्लाईज में अगर आप इन्वॉल्व हो तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द 40 लाख बेनिफिट, 10 या 20 आपके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट को जरा अंडरस्टैंड करना अच्छे से, पहले डी देख लो देन सी पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बनाएंगे।
पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तू तो 20 और 10 से पहले ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, यू आर गोइंग फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 40 लाख। तेरा तो 10 और 20 से पहले ही तूने खुद रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो 40 लाख का बेनिफिट क्यों चाहिए, चल भाग यहाँ से। एंड सी, इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाना, पर्सन्स एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाईज इन विच स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड एमएमएनटी। नाउ थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। एमएमएनटी का होना यहाँ पे बिल्कुल इट इज वैलिड, बिकॉज एमएमएनटी तो 20 लाख का बेनिफिट भी नहीं देता, वो कहेगा मैं 40 लाख का बेनिफिट कैसे दूंगा सर, मैं तो 20 लाख का भी नहीं देता, मैं तो 10 लाख का देता हूं, तो भाई तेरा तो बनता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, ये स्पेशल स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इतना बड़ा नहीं है, बिजनेस लेवल इतना बड़ा नहीं है, इतना लोग नहीं है उसके अंदर, तो उस वजह से लिमिट थोड़ा कम कर दिया। इन्होंने बोला भी हम 40 लाख का बेनिफिट नहीं देंगे, हमारे लिए जीएसटी का लॉस हो सकता है। वेरी वेल अंडरस्टूड। अरुणाचल, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, लेकिन ये दोनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, तेलंगाना एंड पुडुचेरी, ये कहीं से कोई स्पेशल स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कहीं पे भी नहीं है, लेकिन दीज टू स्टेट्स हैव सेड नो that we will not give the 40 lakh benefits. सो ये तेलंगाना एंड पुडुचेरी में आपको पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं आपको लिस्ट लर्न कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेरी कम सर कि ये इंट्रा क्यों बोला। अरे अगर आपको इंटर बोल दिया तो वो तो वैसे भी सेक्शन 24 में खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, तो इंट्रा बोला कि चलो इंट्रा कर रहे हो लेकिन इन स्टेट से कर रहे हो तो भी आपको 40 लाख का बेनिफिट हम नहीं देंगे। नाउ दिस इज अ टेबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग ऑफ योर क्वेश्चंस। प्लीज अंडरस्टैंड, एमएमएनटी स्टेट्स जो है, from those particular 4 states, if you are involved in the supply of goods, सर्विसेज और गुड्स प्लस सर्विसेज, कोई भी केस हो, आपको यहाँ पे 10 लाख का ही बेनिफिट मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, पीटी मूसा हम लर्न करेंगे। पीटी मूसा क्या है सर, पीटी ये थोड़े दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हम पहले याद रखेंगे, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, फिर मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। ये वाले जो पीटी मूसा के स्टेट्स है ये आपको 20 लाख का बेनिफिट देंगे। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड 20 लाख, चाहिए गुड्स का केस है, चाहिए सर्विस का केस है, चाहिए गुड्स प्लस सर्विस का केस है, ये आपको 20 लाख का बेनिफिट देंगे। और बचे हुए जितने स्टेट्स हैं वो इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव में आपको गुड्स का बेनिफिट 40 लाख दे देंगे, और बचा हुआ तो 20 लाख ही है, मतलब सर्विस या गुड्स प्लस सर्विस दे विल गिव यू 20 लाख बेनिफिट। सर व्हाई देयर इज अ रीजन, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू आर स्टेटिंग दीज नेम सेपरेटली, जम्मू, असम, हिमाचल? यस, क्योंकि पेपर में अगर ये तीन आपके सामने आ गए तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदर से फील फैक्टर आ सकता है ये तो वो स्पेशल स्टेट लग रहा है। नहीं, जम्मू, असम और हिमाचल में आप 20 लाख गुड्स के केस, सर्विस के केस में एंड गुड्स प्लस सर्विस के केस में देंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव गुड्स में यू विल गिव देम द 40 लाख बेनिफिट। बाकी दिल्ली, महाराष्ट्र वो सब तो है ही 40 वाला, ठीक है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, इफ आई एम इन्वॉल्व इन एक्सक्लूसिव गुड्स लेकिन मेरा साथ में एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट डिस्काउंट का कोई इनकम है which is exempt, but technically तो ये सर्विस बन गया। तो अगर if you see this technically this is not exclusive goods, this is goods plus service, लेकिन ये वाला अगर आपका इंटरेस्ट डिस्काउंट का सर्विस इनकम है जो कि exempt है बट है तो सर्विस, तो स्टिल हम इसको गुड्स ही मानेंगे, हम स्टिल इसको गुड्स मानेंगे, सो दैट आपको 40 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके। क्योंकि होता है ना, गुड्स वाले बंदे भी इंटरेस्ट वगैरह कमा लेते हैं, ठीक है, एफडी पे हो गया या कोई लोन पे हो गया, तो दे अर्न दिस। नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस एंड दीज आर फ्रॉम योर मटेरियल, अच्छे से समझना। लेट्स से मैं असम से काम कर रहा हूँ, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज कर रहा हूँ 22 लाख का, तो असम के लिए आई हैव द बेनिफिट ऑफ 40 लाख, हियर द रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं पान मसाला कर रहा हूँ, पान मसाला का इन्वॉल्व हूँ सेल में, तो पान मसाला नोटिफाइड आइटम है, तो उस केस में मुझे 22 लाख का अगर मेरा टर्नओवर है तो माय रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड विल बी 20 लाख एंड माय रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। और अगर मैं सर्विस प्लस या फिर गुड्स प्लस सर्विस कर रहा हूं एंड दिस सर्विस इज नॉट इंटरेस्ट डिस्काउंट, तो उस केस में अगेन द रजिस्ट्रेशन लिमिट विल बी 20 लाख्स। तेलंगाना से काम कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज अगर मैं 22 लाख का कर रहा हूं, ये मेरे को 40 लाख का बेनिफिट नहीं देगा, ये मुझे 20 लाख का देगा, एंड 20 लाख इज एक्सीडिंग 22 लाख इज एक्सीडिंग 20 लाख, इन दैट केस द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सर्विस या फिर गुड्स प्लस सर्विस का केस है, अगेन द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड विल बी 20 लाख एंड द रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड अगर मेरा 20 लाख क्रॉस हो जाए तो। मणिपुर तो 10 लाख का लिमिट देगा, तो अगर आप वहां से पेपर का सप्लाई कर रहे हो 12 लाख का, दैट इज एक्सीडिंग 10 लाख, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। सर्विस का काम करते हो या गुड्स प्लस सर्विस का काम करते हो, अरे कुछ भी करना, एमएमएनटी तो क्लियर है भाई, एमएमएनटी का कोई लोड ही नहीं है, वो आपको हर जगह 10 लाख का बेनिफिट देगा। सर असम एंड त्रिपुरा दोनों से काम कर रहा हूं, फ्रॉम जहां से तुम कर रहे हो उसमें एक भी जगह अगर तुम्हारा एमएमएनटी स्टेट आ गया तो आपकी लिमिट गिर जाएगी एंड लिमिट विल फॉल टू द 10 लाख रुपीज, प्रोवाइडेड आप वहां से टैक्सेबल टर्नओवर निकाल रहे हो।
अगर आप वहां से एग्जेम्प्ट कर रहे हो, आप वहां से नॉन टैक्सेबल आइटम्स का सेल कर रहे हो, अल्कोहल का सेल कर रहे हो, तो उस केस में वो 10 लाख नहीं गिरेगा। तो इस केस में इन माय एग्जांपल व्हेन द असम एंड त्रिपुरा से आई एम मेकिंग द सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गारमेंट्स वर 28 lakhs. Now because MMNT state is involved, the registration threshold will fall to 10 lakh and in this case the registration will be required. 28 लाख असम से है और 11 लाख त्रिपुरा से, तो ये तो टोटल आपका 10 लाख के ऊपर जा चुका है, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा। Now this is one of the most important examples. Please pay attention. I am making a sale from Maharashtra as well as Nagaland. Intrastate supply of garments worth 34 lakh I am making from Maharashtra and alcoholic liquor for human consumption 8 lakh from Nagaland. Now MMNT state is involved in the picture, but in this case will the limit fall to 10 lakh? Answer is no, because from MMNT state, that is Nagaland in my given example, there is no taxable turnover. यहाँ पे जो मैं सेल कर रहा हूँ वो एक नॉन टैक्सेबल आइटम है, तो उस केस में 10 लाख गिरा के क्यों क्यों काम करना है, वहां पे वो रजिस्ट्रेशन लेनी नहीं वाला है। आप समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे इन दिस केस द लिमिट विल बी 40 lakhs ओनली, बट द टर्नओवर इन दिस केस विल बी 34 + 8। अरे नागालैंड से जो आप सप्लाई कर रहे हो नॉन टैक्सेबल आइटम का, इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर एज पर सेक्शन 2 clause 6। तो लिमिट के लिए जो आप एग्रीगेट टर्नओवर को टेस्ट करोगे वहां पे तो ये टर्नओवर आ जाएगा, दैट इज 34 + 8, ये कितना बनेगा 42 लाख, और रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड कितना लगेगा 40 लाख का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन्वॉल्वमेंट। लेकिन नाउ अल्टीमेटली 42 इज मोर देन 40, तो रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, बट द रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड ओनली महाराष्ट्र, नॉट नागालैंड, क्योंकि सर नागालैंड से मैं टैक्सेबल टर्नओवर नहीं कर रहा, आई एम नॉट मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम नागालैंड। तो जिस स्टेट से मैं टैक्सेबल टर्नओवर कर ही नहीं रहा, वहां पे जीएसटी लेके क्या करूंगा? क्या किसको शो ऑफ थोड़ी ना करना है जीएसटी लगा के? समझ में आ रहा है? क्लियर? कपल ऑफ मोर पॉइंट्स टू बी नोटेड। रजिस्ट्रेशन उन्हीं स्टेट्स में आपको चाहिए रहेगा जहां पे यू हैव अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, जहां से आप सप्लाई कर सकते हो, जहां पे आप सप्लाई ले सकते हो। तो लेट्स से माल मैंने मुंबई में मंगवाया था, मुंबई के पोर्ट पे, और वहीं से सेल कर दिया, मुंबई में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए रहेगा। प्रैक्टिकली दिस में इन्वॉल्व सम अदर डिस्कशन, बट थ्योरेटिकली इतना ही आपको समझना है। अभी दिस एग्जाम्पल इज इन योर मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन, तो ट्रांसफर डेट से ट्रांसफर ही एक रजिस्ट्रेशन ले लेगा और उसके आगे वो धंधा चलाएगा। ट्रांसफर परसुएंट टू सम सैंक्शन बाय द हाई कोर्ट और एनसीएलटी, दिस विल बी इन्वॉल्वड व्हेन द कंपनीज आर इन्वॉल्वड। तो उस केस में आपका ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन कब से होगा? जब से नए एंटिटी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। ये थोड़ा सा लीगल पॉइंट्स है कंपनीज एक्ट मिला के। नेक्स्ट पे आओ, सेक्शन नंबर 24, दैट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तेरा टर्नओवर 1 रुपया का भी हो, इफ यू फॉल अंडर दीज क्लॉजेस यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर 22, पहले मुझे हावी होना पड़ेगा 22 पे। तो 22(1) में क्या लिखा है? 10 लाख 20 लाख भूल जाओ, हमारा क्लॉज लग गया तो चुपचाप रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट, यू आर मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, आपका आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट हो रहा है, तो आप दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई कर रहे हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ले लो। सर परचेज कवर्ड नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगेन लिंक विद सेक्शन नंबर 23 दैट सेज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अब उसके साथ मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन, रिविजन लेक्चर है तो यू नो दिस, दैट थ्रेशोल्ड विल बी स्टिल अवेलेबल फॉर सर्विस। 23 कुछ मुझे बेनिफिट्स देता है, तो उसमें ये 24 के रिस्पेक्ट में बेनिफिट दे रहा है कि सर्विस का अगर आप एक इंटरस्टेट सेल करते हो, स्टिल यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। क्यों सर ऐसा? यार सर्विस कैसा रहता है ना, इंटेंजिबल नेचर का रहता है। तो पहले भी दिन हो सकता है मेरा क्लाइंट जो है, मैं लेट्स से एक सिंपल कोई ट्रेनिंग वगैरह की सर्विस दे रहा हूँ, फर्स्ट डे माई क्लाइंट कैन बी ऑफ सम अदर स्टेट, वहाँ पे 12 टू प्लेस ऑफ सप्लाई लग के इट कैन बी इंटरस्टेट सप्लाई, पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो सर्विस के केस में तो ऐसा इंटरस्टेट वेरी नॉर्मल है, बिकॉज देर इज नो बाउंड्रीज ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेंट, ठीक है, फिजिकल बाउंड्रीज पे वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो वी आर वांट टू गिव देम द बेनिफिट कि ठीक है, इंटरस्टेट सर्विस के केस में यू विल स्टिल गेट द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। एंड गुड्स के केस में हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड को हम प्रमोट करना चाहते हैं, जाओ दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई करो। जैसे ये हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड का काम जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान स्टेट में बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई करो, दैट इज वी आर एनकरेजिंग दैट, वी विल गिव यू द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, मैंडेटरी नहीं लगाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मिलेगा। सीटीपी मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, सीटीपी यू नो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैं उस स्टेट में जाके काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट अगेन हम आपको हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड गुड्स के लिए वी विल स्टिल गिव यू द बेनिफिट। तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस सेक्टर, ये सेक्टर को हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप चाहे नॉर्मल सप्लाई करो, चाहे आप एज ए सीटीपी जाके इंटरस्टेट सेल करो, वी वांट टू प्रमोट इट। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड देंगे, अनलिमिटेड नहीं दे रहे, थ्रेशोल्ड देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी सेल करो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, बट 10 लाख 20 लाख का बेनिफिट हम आपको देंगे। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो खुद की टर्नओवर को इग्नोर करने का और चुपचाप रजिस्ट्रेशन लेने का। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक नई कंपनी बनाई है एस वालिम्बे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने पहले ही दिन आई हैव टेकन अ जीटीए सर्विस,
ओके मैंने पहले ही दिन इसमें जीटीए का सर्विस ले लिया है और जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरी कंपनी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड उसके लिए आई हैव टू इग्नोर माय टर्नओवर। मे बी मेरा टर्नओवर 0 है बट मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 9(5) को अभी हम इग्नोर मारेंगे। एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, एनआरटीपी के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड कुछ नहीं। तो एनआरटीपी मतलब बाहर का आदमी इंडिया में आके टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल। सीटीपी वाले में भी टैक्सेबल है। ओके ये थोड़ा ध्यान देना, फोकस इतना होता नहीं है जनरल रीडिंग में। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो एज ए टीडीएस डिडक्टर आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा जो कि REG 07 में आपका फाइल होता है। ओके पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक बात बताओ, मेरा 20 लाख के ऊपर जा चुका है, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं या फिर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं। सो टैक्सेबल और रजिस्टर्ड में भी फर्क है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज पे अटेंशन। व्हेन आई से टैक्सेबल पर्सन इट इंक्लूड्स 2 पीपल, एक तो रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर मेरा 20 लाख के ऊपर लेट से टर्नओवर चला गया है और मेरे पे 20 लाख इज एप्लीकेबल एंड आई हैव नॉट टेकन अ रजिस्ट्रेशन, तो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन बट आई एम अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जांपल के लिए लेते हैं कि सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, एक बंदे को खड़ा करता हूं बीच में और बोलता हूं तू मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर फाइनल कस्टमर को। ठीक है, तू मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर एंड ऑब्वियसली दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई एंड मैं हूं एक टैक्सेबल पर्सन। व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू बाईपास द जीएसटी, क्योंकि इसको फिर से 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे तो फिर इसका 20 लाख पूरा होने के बाद मैं किसी और बंदे को खड़ा कर दूंगा, ऐसे करते 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 तो फिर निर्मला ताई को तो पैसा मिलेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, दिस इज रॉन्ग राइट। तो इस केस में इन पर्सन के ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। और आगे क्या लिखा है, वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज मतलब सर अगर ये मेरा एजेंट है तो वहां पे इनवॉइस टेस्ट लग जाएगा, यू हैव टू अप्लाई द इनवॉइस टेस्ट, क्योंकि ये वाली सप्लाई बन रही या नहीं बन रही वहां पे इनवॉइस टेस्ट से डिसाइड होएगा। तो पे अटेंशन, अगर लेट से यहाँ पे इनवॉइस टेस्ट पास हो गया तो फिर ये जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई इज मेकिंग ऑन माय बिहाफ एंड इन दिस केस इसके ऊपर सेक्शन नंबर 24 लग जाएगा। ये जस्ट एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताया बट दे आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स, चाहे वो मेरा टेक्निकली एजेंट है नहीं है। आप मेरे बिहाफ पे अगर सप्लाई करोगे ना तो हम आपको 20 लाख 10 लाख का बेनिफिट नहीं देंगे। कब, 2 कंडीशंस टू बी कंप्लाइड। आप मेरे बिहाफ पे जो सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल सप्लाई है एंड मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पिट गई तो वहां पे तो जीएसटी लगना ही नहीं था, टैक्सेबल टर्नओवर था ही नहीं या फिर मैं टैक्सेबल पर्सन था ही नहीं, तो उस केस में आपके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा एक अच्छा समझने वाला पॉइंट बनता है। नेक्स्ट, आईएसडी के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, चाहे आप अलग से इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, आईएसडी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ेगा। टीसीएस वाला इग्नोर कर देंगे, ईसीओ वाला भी अभी इग्नोर कर देंगे बिकॉज आई विल कवर दैट वेरी प्रॉपरली इन द इंटरलिंकिंग वीडियो। एंड नेक्स्ट 2 वाले हमने ऑलरेडी प्लेस ऑफ सप्लाई में कवर किए हैं। सेक्शन 14 के साथ लिंक करो ओएडार वाले में। ओएडार वाले में बाहर से जो सप्लाई कर रहा है दैट इज द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया, इफ ही इज रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, लेकिन इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड ही इज एनटीओआर एंड उस केस में उसको इंडिया में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसीलिए लिखा है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो दिस इज टेक्निकली नोन एज व्हाट, NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। एंड सर व्हाट अबाउट ऑनलाइन मनी गेमिंग, सेक्शन 14 है। हाँ सर, उसमें आपने बताया था ना कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक वर्ड लिखा है पर्सन। इट कैन बी रजिस्टर्ड, इट कैन बी अनरजिस्टर्ड। आई थिंक ये आपको अच्छे से आता है। ओके जी, चले आगे। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 23 नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी नहीं है। कवर्ड इनटू सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज व्हिच आर नॉट लाइबल टू टैक्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। तो सर सीधा बोलते हैं ना, एग्जेम्प्ट वाले में सब कुछ आ जाता है, नॉन टैक्सेबल आ जाता है, निल रेटेड आ जाता है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन वाले आ जाते हैं। भाई मेरा एक्सक्लूसिव सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूं, रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूं। हालांकि ये 22 में भी कहीं ना कहीं कवर्ड है, आई हैव यूज्ड द वर्ड टैक्सेबल इन 22, बट ठीक है, इन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई किया दैट इफ माय 100% सप्लाई, नॉट इवन 1 रुपी शुड बी समथिंग एल्स, इफ माय 100% सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, नॉट लायबल टू टैक्स, आई वोंट बी टेकिंग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरिस्ट को बेनिफिट दिया कि तेरा लैंड कल्टीवेशन से जो माल आ रहा है एंड यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट मींस यू आर एन इंडिविजुअल HUFO, ध्यान रखना एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन, देन इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है।
हो सकता है तेरा एक आध कोई आइटम टैक्सेबल भी हो जाए। यहाँ पे टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सप्लाई की बात नहीं बोली है। यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन ना लेने का बेनिफिट दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ हु इज द सप्लायर दिया है। तो यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड आप जो सेल कर रहे हैं वो आपके लैंड कल्टीवेशन से, तो आप ग्रास रूट वाले फार्मर को एक बेनिफिट दे रहे हैं कि तेरा सप्लाई कुछ भी हो, यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट सेलिंग द कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे जीएसटी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, आप पे जीएसटी हम कभी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट 23(2), यहाँ पे एक नोटिफाइड लिस्ट आती है 5 आइटम्स की, ब्रैकेट में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग कॉन्ट्ररी टू 22(1) एंड 24। आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड अगर यही बात वो 23(1) में भी लिख देते, सो दैट एक क्लैरिटी मिलती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा कि आप 22(1) को इग्नोर करो, क्या पूरा 22(1) इग्नोर करना है? नहीं, कॉन्ट्ररी बात को इग्नोर करना है। मतलब जैसे 22(1) में लाइबिलिटी की बात लिखी है, लाइबिलिटी टू रजिस्टर, 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो उसमें कोई भी बात अगर हमारे इस वाले 5 आइटम्स में अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं नो रजिस्ट्रेशन, 24 कह रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 22(1) कह रहा है टर्नओवर के ऊपर रजिस्ट्रेशन, उसकी बात को इग्नोर करो। जो वो हमसे अलग कह रहे हैं कॉन्ट्ररी, आप उसको इग्नोर करो और हम जो कह रहे हैं आप हमारी बात सुनो 23(2) के अंदर, ठीक है। बट यही बात आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर वो 23(1) में भी लिखते, बट कोई बात नहीं। अब इसमें से नोटिफाइड लिस्ट देखो क्या क्या है। पर्सन्स मेकिंग आरसीएम सप्लाईज, और इसमें कीवर्ड मार्क करना ओनली, मतलब पर्सन्स मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। लेट्स से आई एम अ जीटीए, मेरा सारा का सारा सप्लाई जो है वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को है, मतलब वही कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, उसमें कोई भी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल नहीं है। तो उस केस में मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूंगा, प्रोवाइडेड आई एम नॉट गोइंग अंडर एफसीएम ऑप्शन, मेरा सारा का सारा सप्लाई आरसीएम वाला है सर, तो हम टैक्स तो भरने नहीं वाले, तो हम रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेंगे? तो हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपया क्यों ना हो, इट कैन बी 1 CR, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब सर आगे जो उन्होंने बात लिख दी है ना, आगे जो बात लिखी है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, ये इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा सेंस नहीं बनती। सर इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा सेंस क्यों नहीं बनती? क्योंकि मेटल स्क्रैप में आरसीएम तभी लगता है जब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हो। तो अगर मेरा 20 लाख के ऊपर चला गया या 40 लाख के ऊपर चला गया मेटल स्क्रैप का सेल, तो मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले ही लूंगा और मेरे पे आरसीएम लगेगा ही नहीं। आरसीएम लगेगा ही नहीं तो यहां तक बात आएगी नहीं। ये एनालिसिस कब हो सकता है? मे बी व्हेन आई एम मेकिंग मल्टीपल सप्लाईज जिसमें से मेरा एक मेटल स्क्रैप है, और वो मेटल स्क्रैप पे बेसिकली दिस शोज द इंटेंशन ऑफ द लॉ कि मेटल स्क्रैप वाले में हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देना चाहते, ठीक है। बट अगर आप सोचोगे कि इंडिविजुअल लेवल पे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है एनालिसिस का, बट क्वेरी आता है कि सर ये ना कुछ हजम नहीं हो रही बात, कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अटकेगा। इफ यू ट्राई टू इंटरप्रेट मेटल स्क्रैप वाला केस, आई एम रिपीटिंग, मेरा मेटल स्क्रैप में आरसीएम कब लगता है? व्हेन आई एम अनरजिस्टर्ड एंड सामने वाला इज रजिस्टर्ड। कल को अगर मेरा 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी है मेटल स्क्रैप के लिए स्टेट के हिसाब से, वो अगर क्रॉस कर गया, और अगर वो क्रॉस कर गया तो मैं रजिस्ट्रेशन ले लूंगा तो आरसीएम लगेगा ही नहीं, और आरसीएम लगेगा ही नहीं तो फिर यहाँ पे आपको इस आरसीएम से एक्सेप्शन में डालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। मे बी व्हेन आई एम मेकिंग मोर देन 1 सप्लाई, 1 आउट ऑफ द सप्लाईज इज मेटल स्क्रैप, मे बी कुछ एनालिसिस वहां पे बन सकता है, बट ठीक है। अभी हम समझ गए आपका इंटेंशन गवर्नमेंट कि मेटल स्क्रैप वाले में हमें कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट कि इस केस में चाहे आप इंटरस्टेट कर रहे हो 24 का कॉन्ट्ररी प्रोविजन नहीं लगेगा एंड वी विल गिव यू 10 लाख 20 लाख का बेनिफिट। अब समझ में आया ये कॉन्ट्ररी का मतलब क्या? ये छोटी छोटी बातें होती है एनालिसिस की। कि 24 कहता है इंटरस्टेट में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन हमने आके बोल दिया कि भाई 24 22(1) के ऊपर है, लेकिन 24 के ऊपर हम 23(2) है, 24 22(1) के ऊपर है, 24 22(1) के ऊपर है, लेकिन 24 में कोई कॉन्ट्ररी बात आ जाए तो 23(2) ऊपर है। गेटिंग इट? ये सब चीजें लिटिगेशन में काम आती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 3 and 4 वी आर गिविंग द बेनिफिट ऑफ हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है। हम आपको जो भी आपका 20 लाख 10 लाख का बेनिफिट देना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड का बेनिफिट देना चाहते हैं, चाहे आप नॉर्मल पर्सन है चाहे आप सीटीपी है, एनआरटीपी को कोई बेनिफिट नहीं है, प्रोवाइडेड आप 2 कंडीशंस कंप्लाई करवा लेना। फर्स्ट, यू शुड बी हैविंग अ पैन, एंड सेकंड, ई वे बिल मैंडेटरी है, ठीक है। इंटरस्टेट वाले में ई वे बिल मैंडेटरी, अगर आपने यहाँ पे एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन क्लेम किया है तो। एंड नेक्स्ट, ये वाला आपका सर्विसेज है, ये टीसीएस वाला है, तो इसको दोबारा से कवर कर लेंगे हम ईसीओ वाले चैप्टर में। मैं एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर। ये याद रख लो हमेशा, दैट इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर देन यू आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई,
ईसीओ के थ्रू यू आर मेकिंग अ सप्लाई 95 वाला है नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब जगह आपको रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मिलने वाला है। इन एवरी केस व्हाटसोएवर दैट यू कैन थिंक ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज 10 लाख 20 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा। जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड हैंडमेड गुड्स, मतलब प्रीडोमिनेटली बाय हैंड, छोटा मोटा मशीनरी इसके अंदर यूज होना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 50-50 तुमने यूज कर लिया तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा। एक छोटा सा सर्कुलर आया था, लायबिलिटी टू रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू कमीशन एजेंट एज पर एपीएमसी एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया, कौन सा ट्रांजैक्शन, ये वाला ट्रांजैक्शन एनालाइज किया, that whether they are liable to register under this clause, that are they making taxable supply on behalf of another taxable person। इसका एनालिसिस में उन्होंने एक बात उठाया और बोला कि नहीं भैया वो वाला क्लॉज तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वन ऑफ द कंडीशंस इज टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है दिस इज नॉट टैक्सेबल, तो वो वाला क्लॉज तो लगा ही नहीं। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है, दैट यू आर मेकिंग दिस सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो तो टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं, दे आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन एज वी सॉ इन 23(1) ऊपर। तो फिर अल्टीमेटली वो वाले क्लॉज की वजह से तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगने वाला। हाँ, कोई और क्लॉज लग जाए तो दैट इज अ सेपरेट इशू। नाउ सर्टेन प्रोसीजरल पॉइंट्स वी विल क्विकली रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। इफ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन 2 सेक्शंस के अंदर आती है, 22 के अंदर आती है और 24 के अंदर आती है। आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है, जिस भी स्टेट से आप काम कर रहे हैं, सोर्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। अगर आप TWI से सप्लाई कर रहे हैं तो नियरेस्ट स्टेट आपको लेना पड़ेगा, जैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई में भी लेते हैं, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट आपको देखना पड़ेगा। When do you have to apply for registration? Within 30 days of becoming liable। अगर आप 30 डेज में अप्लाई नहीं करते तो हम आपके ऊपर मे बी पेनल्टी प्रोविजन लगा सकते हैं, जनरल पेनल्टी लगा सकते हैं, और आपका जो एग्जिस्टिंग ITC होता है सेक्शन 18(1)(a) के अंदर, वो भी आपका लॉस हो जाएगा। सो दैट विल बी अ लॉस फॉर यू। तो यू हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल। लेकिन CTP और NRTP जो लोग होते हैं, इनको क्या करना है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से, नाउ दिस इज अ वर्ड आई एम हाईलाइटिंग, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से एटलीस्ट 5 डेज प्रायर, एटलीस्ट, ज्यादा करोगे तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर आप अप्लाई कर देना। लेकिन नीचे एक और बात आएगी, इसको यहीं पे साथ में पढ़ो, दैट यू कैन नॉट स्टार्ट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आपको एक्चुअल में टैक्सेबल सप्लाई स्टार्ट करना है तो फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो अप्लाई कर देना 5 डेज इन एडवांस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लेकिन जब तक हाथ में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा टैक्सेबल सप्लाई मत स्टार्ट करना। सर्टेन अदर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, registration form is REG01, certificate is REG06। one state में you will be taking one registration। if you want you can go for multiple registrations in one state। आपके 2 एड्रेसेस है तो आप 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप एक रजिस्ट्रेशन लीजिए। one will be your PPOB, that is principal place of business, other will be your additional place of business। सर आपके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई नहीं रही थी, लेकिन आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, तो आओ 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 आओ, you are not liable for registration but you want to register voluntarily, be my guest, Nirmala Tai is calling you with open hands, get registered, गवर्नमेंट के लिए फायदा ही फायदा है। एज वी टोल्ड, रजिस्ट्रेशन का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है पैन, बट इसके 2 एक्सेप्शन है, एक है NRTP अंग्रेज के पास पैन नहीं है, और एक है TDS डिडक्टर। अगर आप 51 के अंदर सेक्शन का TDS का डिडक्शन के लिए यू आर टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आप अपना इनकम टैक्स का जो टैक्स अकाउंट नंबर जो डिडक्शन के लिए आप यूज करते हैं, टैन नंबर, दैट यू कैन टेक। अब सर NRTP के लिए क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ तो चाहिए ना, कुछ तो जुगाड़ चाहिए। अगर आपके पास पैन नहीं है तो सुनो ना, अगर आप एक इंडिविजुअल NRTP, लेट से मेरा एक फ्रेंड है अल्बर्ट, ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले रहा है एज ए NRTP, तो उस केस में ही डजंट हैव अ पैन, तो ऑल्टरनेटिव मींस क्या देने पड़ेंगे, एक तो उसको मुझे पासपोर्ट की कॉपी हैज टू सबमिट टू द GST डिपार्टमेंट, एंड सेकेंड उसको एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मतलब उसको एक पहचान देनी पड़ेगी अपने किसी फ्रेंड की, अपने किसी जानने की, जो कि इंडियन होना चाहिए। Pay attention, he has to submit a self-attested copy of the valid passport along with the application duly signed or verified through EVC by his authorized signatory। तो वो जो एक authorized signatory उसका होएगा वो एक इंडियन रहेगा, और उस इंडियन रेसिडेंट का पैन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अल्बर्ट का प्रॉब्लम हुआ तो वो मेरे को पकड़ लेंगे। सो वी अल्टीमेटली नीड सम अथॉरिटी आपके बिहाफ पे जो कि इंडियन है। एंड सर अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, लेट्स से यूएस की कंपनी है, तो आप एक काम करो, आप एप्लीकेशन में अपना यूएस का टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सम अदर नंबर विच इज यूज्ड इन योर कंट्री फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। हर एक कंपनी का अपने अपने कंट्री के अंदर कुछ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, जैसा इंडिया में पैन होता है, तो आप वो नंबर दे देना। कल को अगर लगा तो हम लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको वहां से ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो NRTP के लिए होता है वो REG09 होता है, नॉर्मल लोगों के लिए REG01 होता है।
टीडीएस डिडक्टर टीसीएस कलेक्टर के लिए 07 रहता है और सर्टिफिकेट 06 के अंदर मिलता है। ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यूआईएन नंबर एक होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। क्यों? बिकॉज वॉट एवर डोमेस्टिक सप्लाईज दे रिसीव दे विल पे द टैक्स एंड क्लेम द रिफंड। ठीक है, जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, टेक्निकली दिस यूआईएन नंबर आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन्स। यूआईएन नंबर रजिस्टर्ड पर्सन क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इनको रजिस्टर्ड पर्सन अगर बना देंगे तो उनके ऊपर सारी लायबिलिटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन आ जाएंगी, सारे प्रोसीजरल कंप्लायंसेस आ जाएंगे जो हम नहीं करना चाहते। तो यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 94, दैट इज द डेफिनेशन, वहां पे लिखा है कि यूआईएन होल्डर्स आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। और मैं इसका एक और इंटरलिंक दूं आपको, ये कहाँ काम आ सकता है कि आप इसको B2B मानेंगे या B2C मानेंगे। सर अभी तो आपने बोला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो आप इसको B2C मानेंगे, तो B2C में डायनेमिक क्यूआर कोड इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है इफ आई एम मेकिंग अ सेल टू यूआईएन, बट ई इनवॉइसिंग नहीं लगेगा। दिस इज अ इंटरलिंक क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क। छोटी सी बात, जब ये अप्लाई करेंगे इनको 3 वर्किंग डेज में हम वी विल गिव देम द रजिस्ट्रेशन। बाकी नॉर्मल केस में हम अभी नीचे देखेंगे। नेक्स्ट इज अ सुओमोटो रजिस्ट्रेशन बाय द पीओ। What happened in Karnataka a few months back? There was a पानी पूरी वाला या जो भी गोलगप्पा वाला, उसके 40-50 लाख के यूपीआई की रिसीट्स थे। ठीक है, तो कैसे हुआ? सर्वे इंस्पेक्शन इंक्वायरी के टाइम पता चला कि अरे आप तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, बट आपने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है। तो पीओ यहाँ पे हाथ पकड़ के उसको रजिस्ट्रेशन करा देगा, मतलब सुमोटो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर पास कर देगा। अब उसके पास ये पानीपुरी भैया है, बड़े चिंतित है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आ गया है सुमोटो रजिस्ट्रेशन का, पीओ ने करवा दिया। तो नाउ ही हैज टू बेसिकली 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, चुपचाप गलती एक्सेप्ट करके रजिस्ट्रेशन लेने का। अदरवाइज इफ यू फील्स कि नहीं देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, यू फाइट द ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1, इफ यू फील कि यार आप पकड़े गए हो, आपकी कैचिंग हो गई है, तो आप एक चुपचाप रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फाइल करो विद इन 90 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, और जब आपको जीएसटी मिलेगा दैट विल बी एक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सुमोटो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नहीं तो अगर आपको लगता है कि यार इफ यू फील कि नहीं ये तो गलत है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप सेक्शन 107 के अंदर जाइए, यू गो फॉर एन अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी, एंड वो आपको कितने टाइम में जाना होता है? 3 मंथ्स में जाना होता है। तो दैट 3 मंथ्स मतलब मोटा मोटा 90 डेज। तो ऐसे याद रख लेना, ये 90 डेज के पीछे का लॉजिक एपेलेट अथॉरिटी के लिए भी 3 मंथ्स होता है। इफ एपेलेट अथॉरिटी अपहोल्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब एपेलेट अथॉरिटी ने बोला कि चुपचाप रजिस्ट्रेशन ले लो, तो फिर आपको यहाँ पे 30 डेज में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, दोबारा कोई 90 डेज नहीं मिलेंगे आपको। ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी के बाद विद इन 30 डेज अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर एपेलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया, बोला कि ये ऑर्डर कैंसिल करो, नालायक को उस पानीपुरी वाले भैया को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर मौज भाई साहब, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेरी आता है, ऑफ ट्रैक नहीं है, रिविजन में शायद जरूरत नहीं थी, बट बता देता हूँ, अंदर से रहा नहीं जाता। एक क्वेरी आता है कि सर इस केस में क्या उसकी जीएसटी पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो कब से आएगी? सी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लायबिलिटी है, इफ यू केयरफुली एनालाइज सेक्शन नंबर 9, दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन बेसिकली, तो उस केस के अंदर द वर्ड यूज इज टैक्सेबल पर्सन। तो जब से लायबिलिटी टू रजिस्टर आया, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यू मे नॉट बी रजिस्टर्ड, यू हैव टू पे द जीएसटी। लेकिन आईटीसी लेने के लिए द वर्ड यूज्ड इज रजिस्टर्ड पर्सन। आईटीसी अगर आप देखोगे बेसिक सेक्शन 16, तो दे हैव यूज द वर्ड रजिस्टर्ड पर्सन। तो आईटीसी लेने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी पे करवा देंगे टैक्सेबल पर्सन के नाम से। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि ठीक है आपको रजिस्ट्रेशन जिस टाइम लेना था आपने नहीं लिया, स्टिल यू विल हैव टू पे द जीएसटी। एक रूल नंबर 16A है, ये छोटी सी बात क्या कहता है? ग्रांट ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी कभार ऐसा होता है देयर इज अ नीड टू पे सम अमाउंट अंडर जीएसटी लॉ। मे बी मेरा एक आधार सिम का ट्रांजेक्शन हुआ, मे बी मैं किसी पेनल्टी प्रोविजंस में फंस गया, बट मेरी लायबिलिटी टू रजिस्टर एज सच नहीं है, मुझे रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी पे नहीं करना है, तो आई कैन गेट दिस बेनिफिट। आप मुझे टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्रांट करो। आरईजी 12 के पार्ट बी में जाता है ये। पार्ट ए में क्या होता है? ऊपर वाला सुमोटो रजिस्ट्रेशन, लन मत करना, ये जस्ट सुन लेना। रजिस्ट्रेशन आरईजी 12 के पार्ट बी में आप मुझे टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दो, दैट आई विल यूज इट टू जस्ट पे द टैक्स। क्योंकि अगर मुझे उस पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आई विल टेक द जीएसटी एंड देन आई विल आस्क फॉर कैंसिलेशन, वो एक लंबा काम हो जाता है। तो अभी मुझे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दो। So where a person is not liable to registration but is required to make any payment under the provisions of act. Example, some penalty. मैं किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व था, मैंने एड अबेट किया था, खुद का टर्नओवर इट इज नॉट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड, तो मेरे को इसके अंदर आप यू ग्रांट मी अ टेम्पररी नंबर एंड आई विल पे द टैक्सेस या वॉट एवर द पेनल्टीज। एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। सो इफ आई हैव 2 यूनिट्स इन यूपी, एक नोएडा एसईजेड के अंदर है और एक नॉर्मल लखनऊ में है, तो दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दोनों सेपरेट जीएसटी माने जाएंगे। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं।
फर्स्ट पार्ट में मैं अपना फॉर्म फिल करके जमा करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में पीओ उसको चेक करके रिवर्ट करेगा। सो फर्स्ट पार्ट इज द फॉर्म फिलिंग, जिसके अंदर आप सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स भरोगे। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में बिल्कुल बेसिक आपका नाम और डिटेल्स और आपका वैलिडेशन होता है, एंड देन आप पार्ट बी में मेन बिजनेस डिटेल्स, जुरिस्डिक्शन, बैंक डिटेल्स, पीपीओबी, एपीओबी भरते हो। पार्ट ए में सिर्फ पैन और स्टेट जाएगा, एक टीआरएन नंबर मिल जाएगा, और आपको नेक्स्ट 15 डेज में फॉर्म भरना पड़ता है। अभी ये आपने भर के दे दिया इन द फर्स्ट पार्ट, आपने पूरा फॉर्म वॉर्म फिल किया, अटैचमेंट वगैरह लगा दी। वो सब करने के बाद नाउ द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू योर पीओ। ये स्टेट या जो भी सेंट्रल का ऑफिसर है उसको ये सिस्टम अलॉट कर देगा, एंड ही विल चेक योर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर सब कुछ टकाटक सही है, एंड आधार वेरिफिकेशन भी आपने कर दिया, एवरी डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, आधार ऑथेंटिकेशन भी आपने सक्सेसफुली कर दिया, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बट अगर आपका इसमें से कोई भी 3 केस में फंस गया, क्या केस फंस गया? आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या फिर आपने ऑप्ट इन नहीं किया, ठीक है, तो बेसिकली अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल ओटीपी मेल आ जाता है उसका, दैट गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो यू डिडंट गो फॉर इट, ये आपका फेल हो गया। और पीओ को लग रहा है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, साइट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन पे आपका सिस्टम के ऊपर रेड फ्लैग आ गया है, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, ये काउंसिल डिसाइड करता है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स लर्न करना, इसको अंडरलाइन कर देना अगर पेपर में आया, दैट डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर अगर आपका केस साइट वेरिफिकेशन के लिए पिक हो गया, तो फिर पीओ आपके पास आएगा, आपका पूरा साइट वेरिफिकेशन करेगा, और उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा? एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर। क्यों सर 30 डेज क्यों? क्योंकि उस 30 डेज के अंदर अंदर दे विल गो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर साइट एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स। मैं अगेन एक रिपीट कर रहा हूँ, 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन, नॉट 30 डेज फ्रॉम द वेरिफिकेशन, वरना फिर तो वो पीओ बहुत लेट कर देगा। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल हो गया तो विद इन 30 डेज उनको सारा वेरिफिकेशन वगैरह करके आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में येस और नो कर देना है। सर अगर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फाउंड इन ऑर्डर, ऊपर वाले में तो सब एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर है, डाउट इज नॉट ऑन द एप्लीकेशन, डाउट इज ऑन वेदर वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, पीडीएफ आपने सही से नहीं दिया है, कोई डॉक्यूमेंट आपके साइड से रह गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो महाराष्ट्र में जीएसटी में काम करते होंगे, लॉट ऑफ टाइम्स द टैक्स पेयर डू नॉट गिव द प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए रहता है, पीटीईसी पीटीआरसी का एक सर्टिफिकेट होता है। अभी बीच में साइट चल नहीं रही थी, ओके, महाराष्ट्र वालों आपको पता रहेगा जो जीएसटी में काम करता है, तो उसमें पीओ पक्का ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक एससीएन निकाल रहा था, शो कॉज नोटिस निकाल रहा था कि आपका पीटीसी का रजिस्ट्रेशन किधर है। तो वो यहाँ पे फिर कैसे निकालेगा? पे अटेंशन, ही विल इशू अ नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन। कब? अगर ये वाले 3 केसेस कोई फंस गए, अगर ऐसा वाला कोई आपका केस फंस रहा है एंड उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो विद इन 30 डेज उसको वो क्लैरिफिकेशन आपको सर्व करना पड़ेगा, उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा। एंड अगर बाकी के केसेस है कि ऐसा कोई आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सब हो गया है, कोई वेरिफिकेशन का केस नहीं है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन उसको आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा। सर अगर उसने ये 7 वर्किंग डेज में नहीं दिया तो फिर ये टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा एंड डीम टू बी अप्रूव्ड एप्लीकेशन हो जाता है। तो इसके जो टाइम लिमिट्स है वो ऊपर वाले से ही लिंक्ड है, ओके, वरना उसने नहीं किया तो डीम टू बी अप्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट, अगर ये वाला केस हुआ that you have been asked for certain clarifications on the basis of the show cause notice, then the question is whether applicant furnishes the clarification within 7 working days। 7 वर्किंग डेज में आपने रिप्लाई किया, अगर आपने रिप्लाई किया और पीओ उससे सेटिस्फाई हो गया तो नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या फिर आपके रिप्लाई पे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब पावर है बट यस पीओ में रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो आपको बता देगा कि भैया हम आपका दूसरी बार शो कॉज नहीं निकलता है, एक ही बार शो कॉज निकलता है क्लैरिफिकेशन का, तो नाउ दे विल रिजेक्टेड, आपको नया एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड 7 वर्किंग डेज, 30 डेज में अगर कहीं पे काम नहीं हुआ तो डीम टू बी अप्रूव्ड, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये वाला प्लीज इग्नोर करना, ये आपके लिए नहीं है। सीटीपी को एक टीआरएन मिलता है, क्यों? सीटीपी को ना एक एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स होता है ना, जैसा इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स होता है वैसे जीएसटी में सीटीपी को, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में जाके काम करने वाला है जहां पे उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो देयर ही हैज टू मेक एन एडवांस टैक्स डिपॉजिट ऑफ नेट लायबिलिटी, व्हाटएवर आउटपुट लायबिलिटी माइनस आईटीसी इज एक्सपेक्टिंग, उतने का नेट लायबिलिटी का उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, एंड फॉर दैट ही विल बी गेटिंग अ टेम्पररी रेफरेंस नंबर, क्यों? सो दैट इट इज लिंक टू द ई कैश लेजर जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले पैसा जमा करेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ई कैश लेजर में वो पैसा उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रूल 10 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स व्हाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन, आपको बैंक डिटेल्स भरने पड़ेंगे, बट हम यहाँ पे एक रिलैक्सेशन देने को रेडी है, दैट आप इमीडिएटली मत भरना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना दैट आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई हैव अप्लाइड फॉर द बैंक अकाउंट, और वो मिलने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन ले लो, उसके लिए रोकेंगे नहीं, आप बाद में भर देना।
तो एक अमेंडमेंट होती है इसकी एंड यू कैन फाइल द बैंक डिटेल्स। तो सर कब तक? 30 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या उससे पहले इफ यू वांट टू गो फॉर द जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, दैट इज इंफॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 37 रिटर्न्स के अंदर, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर। तो आपको जीएसटीआर 1 उससे पहले फाइल करना है तो आप बैंक डिटेल्स भर दो, बट दिस रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपको बैंक डिटेल्स उसी टाइम भरने पड़ेंगे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन, टीसीएस कलेक्टर और सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द पीओ, जो ऊपर वो आपको जबरदस्ती, उसने आपको जबरदस्ती मतलब आप पकड़े गए हो, सो ही इज मेकिंग यू रजिस्टर सुओ मोटो। फिजिकल वेरिफिकेशन की बात पढ़ लो, एक छोटा सा अमेंडमेंट 2-3 अटेम्प्ट पहले आया था कि व्हेन द फिजिकल वेरिफिकेशन इज हैपनिंग ऑफ योर बिजनेस प्रीमाइसेस, एप्लीकेंट का वहां पे प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपके आप हो वहां पे नहीं हो चल जाएगा, ही कैन कम एंड गेट द साइट वेरिफिकेशन। नाउ दिस वेरिफिकेशन समटाइम्स कैन बी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड समटाइम्स इट कैन बी बिफोर रजिस्ट्रेशन। लेट्स से वो रजिस्ट्रेशन रोक नहीं रहा एंड रजिस्ट्रेशन के बाद ही इज गोइंग फॉर द साइट वेरिफिकेशन, तो ठीक है, ही विल गेट द वेरिफिकेशन डन, एक रिपोर्ट बनेगी, फोटोज वगैरह क्लिक की जाएंगी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनेगा एंड ही विल अपलोड इट ऑन द पोर्टल विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द वेरिफिकेशन। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन से पहले साइट वेरिफिकेशन कर रहा है तो उस केस में अगेन वेरिफिकेशन होगा, रिपोर्ट वगैरह बनेगी, फोटोग्राफ्स वगैरह बनेंगे, कॉमन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। कब तक? एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोविजो। ये कौन सा प्रोविजो है? जो ऊपर हमने 30 डेज या 7 वर्किंग डेज, मतलब अब वेरिफिकेशन हो रहा है तो 30 डेज हो जाएगा, तो उसके एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर, ताकि जो लास्ट का 5 वर्किंग डेज एटलीस्ट उसको मिल रहा है उसमें वो फाइनल डिसाइड करके रजिस्ट्रेशन हाया ना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डेज से पहले एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 30 डेज उसको ये कॉमन पोर्टल पे डालना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट REG 06 में मिलता है ऑफिशियली, तो उन्होंने लिखा है लॉ में कि 3 डेज के अंदर आपको वो कम्युनिकेट हो जाएगा, बट जैसे अप्रूवल हो जाता है यू विल इंस्टेंटली गेट अ मैसेज एंड अ मेल, वेलकम टू जीएसटी फैमिली करके आपको मिल जाता है। सर्टिफिकेट इतनी अच्छी चीज है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो इसको जरा प्राउडली लगाओ ना। सो लॉ कहता है कि यू हैव टू डिस्प्ले इट एट अ प्रोमिनेंट लोकेशन इन योर पीपीओबी, दैट इज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड एंट्री पे आपके हर एक एड्रेस के एंट्री पे आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। दिस यू मस्ट हैव सीन इन रियल लाइफ। अगर ये आपने नहीं किया तो 125 में जनरल पेनल्टी लग सकती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। जनरली बस आपको पता होना चाहिए जीएसटी का नंबर फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट 2 इज द स्टेट कोड, नेक्स्ट इज योर पैन, फिर ये जो होता है वो एक नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट। तो अगर यहाँ पे 3 है तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र 27 का कोड है, तो महाराष्ट्र में ये 3rd रजिस्ट्रेशन है। जेड अभी एक फिक्स्ड है और लास्ट में एक चेकसम डिजिट आपको मिलता है, ये सिस्टम अलॉट करके आपको देगा। Effective date of registration, if you apply within 30 days of becoming liable for registration, your registration will be effective from the date you are liable for registration. अगर नहीं तो आपको जब रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसी दिन से आपका एक्टिव माना जाएगा। पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी, देखो आप ये सीटीपी एनआरटीपी मतलब टेम्पररी हो, आपको ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आएंगे, तो जनरली दिस इज your period that you are specifying. Let's say I am going for participation in an exhibition in Delhi, let's say वो 10 दिन का exhibition है, तो that whatever period you are specifying in the application or 90 days from the registration whichever is earlier, 90 का एक और up to 90 days का extension मिल सकता है provided आप apply करते हो before the end of the validity of registration, तो max to max 180 days आप इसके अंदर जा सकते हो including the extension. Max to max 180 days you can go for the registration of CTP or NRTP. लेकिन सर अगर 180 days से ज्यादा 8 महीने का एक एग्जीबिशन है, होता नहीं है बट टेक्निकली हो सकता है, 180 डेज से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए तो सीटीपी क्या है, 6 महीने से ज्यादा कैजुअल नहीं है इसमें कुछ, आप फिर एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लीजिए एंड वहां पे आपको जो एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा, आपका जो भी एग्जीबिशन में आपको स्टॉल वगैरह अलॉट हुआ है आप उसका लेटर लगाइए एंड यू टेक अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, होने के बाद आप वहां पे कैंसिलेशन करवाइए, सरेंडर योर रजिस्ट्रेशन एंड कम बैक टू योर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, अब इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 07 में जाएगा, नॉट 01। सर्टिफिकेट इज सेम REG 06, 3 वर्किंग डेज में हम आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। कैंसिलेशन या तो टीडीएस टीसीएस कलेक्टर का आप एक रिक्वेस्ट कर देना, वरना मे बी पीओ इंक्वायरी वगैरह के टाइम उसको समझ आता है दैट यू डोंट नीड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज अ टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर, तो वो उस टाइम कैंसिल करा देंगे। आधार ऑथेंटिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा कोर तरीके से रट्टा नहीं मार पाएंगे, बट एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स आप कर लो। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ न्यू एप्लीकेंट्स, कब माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, क्योंकि उसके आगे टाइम लिमिट्स लगने वाले। अर्लियर ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार और 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन इन पार्ट बी। तो अगर आपको चाहिए कि आपका एप्लीकेशन फटाफट सबमिट मान लिया जाए, जल्दी होती है ना जीएसटी की, तो आप फटाफट से आधार भी करा लो, वरना उसके आगे 15 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, फिर माना जाएगा आपका एप्लीकेशन हुआ है सबमिट। प्लस आधार नहीं करोगे तो साइट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, तो बहुत लेट होता जाएगा सब।
तो ये जैसे आपको थोड़ा सा प्रोवोक कर रही है, आधार करा लेना। सर आधार क्यों कराना है? अगर कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है ऑलरेडी और उसने आधार नहीं करा रखा, आज मेरे पास अगर जीएसटी एंड आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट डन, तो फिर ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या क्या? In order to be eligible for following purposes, you need Aadhaar authentication, filing application for revocation of cancellation of registration, refund application, चाहे आपका RFD 01 डायरेक्टली हो या फिर आपका IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्ट हो जिसके अंदर RFD 01 नहीं जाता है, तो आपका रिफंड भी रुक जाएगा। कैंसिलेशन हो गया तो रिवोकेशन भी नहीं फाइल कर पाओगे, तो हम आपको थोड़ा तंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो चुपचाप आधार करा लो। ये एक लर्न करके जाना जरूर लिस्ट, वेयर द आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बेसिकली कौन है? इंडिया के बाहर के लोग एंड गवर्नमेंट वाले लोग। सो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बाकी गवर्नमेंट वाले, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। CGSG का कोई डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी, अब यहाँ पे ध्यान रखना DDA इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है। स्टैट बॉडी, PSU और पर्सन अप्लाइंग फॉर UN, ये तो UN वाले हैं, उनको तो हर चीज से बाहर रखा है, ठीक है, ये तो बाहर की कंपनीज ही है काइंड ऑफ। तो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सरकारी लोग एंड UN, ओके। इफ देयर इज अ न्यू एप्लीकेंट, सपोज मैं एक नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और मेरे पास अभी आधार असाइन ही नहीं हुआ है, तो मेरे को अप्लाई जरूर करना है, उसका एनरोलमेंट ID मुझे डालना है और ऑल्टरनेटिव मींस मुझे देने हैं, जैसे मेरा पासबुक हो गया या पासपोर्ट की कॉपी हो गया, वो मुझे आई हैव टू गेट इट डन। सो आई विल बी ऑफरिंग ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंड फिर उस केस में मेरा साइट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, एंड आधार आने के बाद मुझे जरूर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आधार एनरोलमेंट आपको लेना है, एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, बट ठीक है अभी आधार नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आपको लेकिन वो डालना पड़ेगा ही, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आओ, सेक्शन नंबर 28, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट मतलब हमें तो पता है अमेंडमेंट चेंजेस है ना, तो रजिस्ट्रेशन में भी अगर अमेंडमेंट आए तो हमें डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चेंज हुआ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स जिसका अमेंडमेंट होता है। वन कैन बी योर कोर फील्ड एंड वन कैन बी योर नॉन कोर फील्ड। अभी कोर के अंदर आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं नेम, स्टेक होल्डर्स या आपका एड्रेस, ये तीन आपके कोर फील्ड्स है। कोर मतलब दीज आर वेरी फंडामेंटल टू द नेचर, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, PO इसको चेक करके अप्रूव करेगा, बिकॉज ये फंडामेंटल है कि आपका नेम ऑफ द बिजनेस क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, डायरेक्टर वगैरह कौन कौन है, सिग्नेटरी कौन है, एंड योर प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज योर एड्रेस, क्योंकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट यू शुड बी नोन कि आप कहाँ से काम करते हैं। सर इसके आगे यू हैव रिटर्न इन द सेम स्टेट, यस, क्योंकि अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो आपको वहां पे नया रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, दैट इज नॉट अ केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड अगर पैन भी आपका चेंज हो रहा है, तो पैन चेंज हो रहा है या फिर स्टेट आपका चेंज हो रहा है एड्रेस, तो इन दैट केस वो नया रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज नॉट अ केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस वट एवर द केस, वट एवर द फील्ड्स में भी उसमें अगर कोई चेंज आया तो दैट इज अ नॉन कोर फील्ड, जैसे आपका मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह कुछ चेंज करना है, तो इन दैट केस यू डोंट नीड एनी अप्रूवल ऑफ द PO, लेकिन कोर फील्ड वाले में आपको PO का अप्रूवल चाहिए रहता है। कैसे प्रोसेस होगा ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी काम, अब आपको लगेगा सर कहीं पे आप डेज बोल रहे हैं, कहीं पे वर्किंग डेज बोल रहे हैं, एनीवेयर वेयर द PO की तरफ से कुछ पेंडिंग है और फिर आपके साइड से कुछ एक्शन पेंडिंग है, तो वहां पे जनरली वी यूज द वर्ड वर्किंग, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको 15 डेज मिलेगा, बाकी सब जगह जो काम करने हैं वो आपको कुछ नोटिस भेज रहा है, आपको कुछ रिप्लाई करना है, देयर वी यूज द वर्ड वर्किंग डेज, और ऊपर 7 वर्किंग डेज 30 डेज, वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ अप्रूवल फॉर द कोर फील्ड अमेंडमेंट, जो भी आपका कोर फील्ड चेंज हो गया, जैसे आपका नेम चेंज हो गया, तो चेंज के विद इन 15 डेज आपको एप्लीकेशन फाइल करना है GST पोर्टल पे। अब वहां पे अमेंडमेंट का यू विल सी कि कोर फील्ड का चेंज आपको वो वहां पे अप्लाई कर देना, इन विच यू विल गिव द डिटेल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी PO विल चेक, अगर उसका ये ओपिनियन बना, क्या ओपिनियन बना, दैट अमेंडमेंट इज अनवारंटेड, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिया वो गलत है, इनकम्प्लीट है। अगर ऐसा कोई ओपिनियन नहीं बना, मतलब एवरीथिंग सीम्स ओके, तो यू विल बी ग्रांटेड अप्रूवल विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अब इसमें वर्किंग नहीं है, यहाँ पे कुछ उसको करना नहीं है, कोई आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, नॉर्मल ऑल केस क्लियर, तो 15 + 15 डेज आप याद रखो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका अमेंड हो जाएगा। लेकिन इफ ही वांट्स टू चेक समथिंग, ही वांट्स टू आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन, तो यू विल बी सर्व्ड एज अ शो कॉज नोटिस कि व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। आपको रीजन बताया जाएगा जो भी आपका एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है। ये काम कब तक होएगा, नॉट 15 डेज बट रादर 15 वर्किंग डेज, क्योंकि इसमें उसको स्पेसिफिकली काम करना है, शो कॉज नोटिस देना है, वहां पे वर्किंग डेज आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज 15 + 15 डेज एकदम क्लियर केस है, तो दैट यू कैन लर्न। देन यू हैव टू रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर आपने रिप्लाई करके सेटिस्फैक्ट्री उसको दे दिया, यू हैव सेटिस्फाइड द क्वेरी, देन इन दैट केस आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। इफ यू डू नॉट रिप्लाई और योर रिप्लाई इज गिवन बट इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री स्टिल, तो आपका अमेंडमेंट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा शो कॉज नोटिस नहीं आएगा, ये वाला काम अगेन नेक्स्ट 7 डेज में वो रिजेक्ट कर देगा। अगर 7 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज, जैसे यहाँ पे कोई ही इज नॉट सर्विंग योर शो कॉज नोटिस, उसने 7 वर्किंग डेज में यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया, या वॉट एवर हैपन्स, देयर इज अ लैप्स ऑफ द पीरियड ऑन द साइड ऑफ द PO, देन इन दैट केस योर रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड अमेंडेड।
The registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of application except with the commissioner's approval. मतलब आज अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ एप्लीकेशन तो मेरा आज से वो चेंज हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है तो वो कमिश्नर देख लेगा, ठीक है। रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, नॉट अ बिग डील। नाउ कम्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसिलेशन, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कैंसिलेशन मतलब जीएसटी खत्म। सर अगर आपका कैंसिलेशन होता है तो उसके बाद बात आती है रेवोकेशन की, दैट इज यू कैन गो एंड प्लीड टू द डिपार्टमेंट कि आप मेरा यही वाला जीएसटी प्लीज रिवाइव कर दो, आप रेवोकेशन कर दो कैंसिलेशन का। एंड सस्पेंशन इज द टेम्पररी अबेयंस ऑफ योर जीएसटी बिफोर द फाइनल कैंसिलेशन ऑर्डर कम्स और द कैंसिलेशन इज कैंसल्ड। मतलब जब तक वो फाइनल होता नहीं है तब तक आपके ऊपर से हम ड्यूटीज हटा देंगे, आपको 3B नहीं फाइल करना, आप टैक्सेबल अप्लाई नहीं कर सकते, अभी आपका इंक्वायरी काइंड ऑफ अ थिंग चल रहा है तो हम उसको सस्पेंड करके छोड़ देंगे। सो सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज समझना कि कैंसिलेशन का रीजन क्या है। इट कैन बी 29(1) और 29(2). 29(1) क्लीन केसेस है, जेन्युइन केसेस है, आई कैन ऑल्सो अप्लाई, पीओ कैन ऑल्सो डू। 29(2) में मेरी गलतियां है, 13 क्लॉजेस वी विल कवर इन 29(2) जहां पे पीओ मेरे को पकड़ेगा, ठीक है। तो सर इसमें तो मेरी गलतियां कुछ है नहीं, दीज आर जेन्युइन केसेस, जैसे डेथ ऑफ द प्रोपराइटर हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, टर्नओवर एकदम कम हो चुका है, तो ऐसे जेन्युइन केसेस हो सकते हैं। इन दिस केस 22-24 की लायबिलिटी हट गई है, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और समझ आ गया कि भैया गलत जगह आ गए, हमें वापस जाना है, तो इन केसेस के अंदर 29(1) में यू कैन ऑल्सो अप्लाई एंड पीओ कैन ऑल्सो कैंसिल। लेकिन 29(2) आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, रट्टा नहीं, लेकिन एप्लीकेशन एटलीस्ट इंडिविजुअल क्लॉजेस अगर आए तो आपको वो याद रखना पड़ेगा दैट पीओ में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम वॉट एवर डेट इंक्लूडिंग द रेट्रोस्पेक्टिव डेट ही मे डिसाइड। वो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन भी हो सकता है। अब इसमें क्या 13 क्लॉजेस कवर्ड है, पे अटेंशन। कॉम्पोजिशन सप्लायर को क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है इन CMP 08 और पूरा साल का एक GSTR 4 फाइल करना पड़ता है। कब तक फाइल करना पड़ता है, 30th जून तक। उसमें अगर 3 मंथ से ज्यादा डिले हो गया, जून के आगे मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो फिर इन दैट केस योर कैंसिलेशन कैन बी डन। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन आप हो, आपने खुद से पैर पे कुल्हाड़ी मारी, आप GST में आए लेकिन आपने बिजनेस ही नहीं स्टार्ट किया और 6 मंथ्स हैव पास्ड, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है। अश्लील ग्रोवर वाला मीम याद आ जाएगा आपको, अरे क्या कर रहा है तू, बिजनेस के लिए GST ले लिया और धंधा तो स्टार्ट कर, GST तो मिलने दे गवर्नमेंट को। 6 महीने तक बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, आउट। Registration you have obtained by wrongful means, fraud, willful misstatement, suppression of facts, self-explanatory. You do not conduct your business from declared place of business. आपने दिखा रखा एक एड्रेस, आप धंधा कहीं और से कर रहे हैं, ये क्या मतलब है। कैंसिल कर देंगे, फिर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। You issue invoice or bill without the supply of goods services or both in violation of GST law. ये एक बहुत ही खतरनाक, ये बहुत ही ग्रेव ऑफेंस होता है। इनवॉइस विदाउट सप्लाई एक बहुत ग्रेव ऑफेंस होता है। ये आप और समझते हैं व्हेन यू कवर द चैप्टर ऑफ ऑफेंस, वहाँ पे भी इफ यू सी वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकता इस ऑफेंस में। इसका जो लिमिट है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का वो भी लोअर लिमिट लगता है 1 CR के ऊपर वाला, तो ये आपको हर जगह थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टर प्रोविजंस यहाँ पे मिलेंगे। You violate 171 that is anti profiteering, violates the provisions of rule 10A बैंक डिटेल्स फाइल रजिस्ट्रेशन। हमने आपको बेनिफिट दिया था लेकिन आपने वो नहीं किया, 30 डेज निकल गया, योर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। अवेल्स आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, बहुत सारी कंडीशंस है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईटीसी लेने के कंडीशंस 1, 3B, वो सब आपका कंप्लाई नहीं हुआ, आपने गलत आईटीसी लिया। नेक्स्ट, GSTR 1 का सप्लाईज मोर देन आउटवर्ड सप्लाईज इन अ वैलिड 3B रिटर्न। वैलिड 3B मतलब जिसका आपने टैक्स पूरा पे किया है। तो आप 1 में बोलते हो कि मेरा 100 रुपीज का टैक्स पे होता है और 3B में आप 80 रुपीज पे कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। आपने डिक्लेयर किया कि आपका 100 रुपीज का टैक्स बन रहा है लेकिन आप 80 पे कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सर इसके पीछे तो कुछ ऑफिशियल रीजंस भी हो सकते हैं, हाँ, तो शो कॉज नोटिस वगैरह आएगा ना, आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, बट प्राइमरीली येस दिस कैन बी द रीजन वेयर योर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड। सर व्हाट इफ इट इज अदर वे अराउंड, व्हाट इफ 3B इज मोर देन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज यू आर पेइंग मोर, so that government has no problem with, but here you are declaring but not paying, okay. Violation of the provisions of rule 86B, that is in chapter number 11 payment of tax, where we cover that if 50 lakh से ज्यादा taxable supply है in a month, and in that case आपको 99% तक allowed है, you can use 99% of the output tax liability to pay via ITC, balance 1% कैश में पे करना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ थर्ड और फोर्थ प्रोविजन टू रूल 23(1), ये अभी नीचे कवर हो जाएगा। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बाद की आपको कुछ रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। एंड 3B फाइलर हो तो 6 मंथ्स की फाइलिंग नहीं हुई है, तो अगर मंथली हो तो लगातार 6 मंथ्स, क्वार्टरली हो तो 2 लगातार, मतलब 2 कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड, तो अल्टीमेटली 6 मंथ्स आपको याद रखना है 3B के लिए। 6 मंथ्स इज अ बिग पीरियड यार, तो इन दैट केस आपका कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। एज सच GSTR 1 फाइलिंग यहाँ पे कवर्ड नहीं है कि 1 की फाइलिंग नहीं करी तो क्या होगा। Okay, so this is done. Now let's talk about suspension of registration. This is a
स्टेप बिफोर द फाइनल कैंसिलेशन ऑर्डर। तो आपका कैंसिलेशन आपने डाल दिया है तो आपका ऑर्डर आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जीएसटी के कंप्लायंस से हम फ्री कर देंगे, हम आपका सस्पेंशन कर देंगे। ओके, नाउ पे अटेंशन। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, सो दीज वुड बी द रीजंस ऑफ 29(1). द रजिस्ट्रेशन shall be deemed to be suspended from later of submission of application or date when the cancellation is sought. So for example, I file the application today and I say that मेरे को cancellation actual में first of the next, let's say 1 मई से चाहिए, तो 1 मई से आपका सस्पेंशन में डाल देंगे, वरना आज से सस्पेंशन में डाल देंगे, क्योंकि ये क्लियर केस होता है, ये क्लीन केस है। आपके कुछ जो भी ट्रांसफर वगैरह हुआ है बिजनेस और वॉट एवर इट इज, हम आज से आपका सस्पेंशन में डाल देंगे। कब तक? जब तक कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा। तो कैंसिलेशन ऑर्डर आने में टाइम लग सकता है, थोड़ा चेकिंग वेकिंग होगा, तो तब तक लेकिन आपकी लायबिलिटी हट जाएगी। आप टैक्सेबल सप्लाईज मत करो, 3B वगैरह कुछ भी मत फाइल करो। Where the PO has reasons to believe, अब other way around, that PO has reasons to believe that your registration is liable to be cancelled, then वो सस्पेंशन करेगा जब उसको ठीक लगेगा। आज से कर सकता है, 2 दिन बाद से कर सकता है, जैसे भी कर देगा। एडिशनल सिचुएशन ऑफ सस्पेंशन, ये सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन है, इसको जरा याद रखना। सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन मतलब सपोज बैकएंड पे कंपैरिजन हुआ आपके 3B का एंड आपके 1 का, और डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द सप्लायर्स जीएसटी वन ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड। मतलब आपका 3B और 1 कंपेयर किया, आपका 3B में आपका आईटीसी कंपेयर किया कंपेयर टू योर सप्लायर्स जीएसटीआर 1 की, उन्होंने कितना फाइल किया, क्या हुआ है, और आपका 3B वगैरह कितना, आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, और एनी एनालिसिस। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना, इट कैन बी एनी एनालिसिस दैट द जीएसटी डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग, और उस एनालिसिस के बेसिस पे लग रहा है दाल में कुछ काला है, आपका कैंसिलेशन का कोई ना कोई क्लॉज शायद इन्वोक होने वाला है, वो चेक करने के लिए हम अभी आपको सस्पेंशन में डाल देंगे। नाउ पे अटेंशन। सो एनी अदर एनालिसिस एज मे बी कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल, वो डिसाइड करके डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर देगा। दैट बेसिकली शो, प्रॉब्लम क्या है, ये एनालिसिस से ऐसा शो हो रहा है दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और एनोमलीज। एनोमलीज मतलब थोड़ा सा पैटर्न ब्रेकर हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, एंड दैट आर इंडिकेटिंग, वी डोंट नो येट बट दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। तो अभी हम सस्पेंशन में डाल देंगे आपको, इंडिकेटिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द जीएसटी लॉ लीडिंग टू द कैंसिलेशन। तो कोई ना कोई शायद 29(2) का क्लॉज इन्वोक हो सकता है। अनदर केस ऑफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन इज व्हेन रूल 10A इज नॉट कंप्लाइड। अरे बैंक अकाउंट डिटेल 30 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल तूने भरा नहीं है भाई, कैंसिलेशन का ऊपर क्लॉज लगेगा, उससे पहले ऑटोमेटिक सस्पेंशन कर देंगे। पता है क्यों? नीचे बता देंगे कि जब ऐसा होता है ना तो आप एकदम से डर जाओगे, आपको नोटिस आ जाएगा सस्पेंशन का, यू विल फिल द बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड मामला सॉर्ट हो जाएगा। तो सस्पेंशन यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे ताकि आप डर जाओ। ओके, अभी नीचे आएगा वो बात। So what next? Analysis हो गया। The registration shall be suspended and you will be intimated by sending a communication on your email address by highlighting the differences, anomalies or non-compliance. And you are asked to explain within 30 days कि बताओ आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करे। ठीक है, तो सस्पेंशन आपका स्टार्ट हो गया, कैंसिलेशन के लिए अभी बातचीत करेंगे आपसे। रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन के टाइम पे नो टैक्सेबल सप्लाई, नो टैक्स इनवॉइस, आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, आप 3B नहीं फाइल करेंगे, एंड अगर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग पीओ ने इनिशिएट किया है तो सेक्शन 54 में रिफंड नहीं मिलेगा। पता है क्यों? कि हो सकता है आपसे कोई टैक्स ड्यू, उसको एडजस्ट कर देंगे रिफंड से। सर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया तो रिफंड मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा कब? कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, मतलब कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, येस नो व्हाटएवर इट इज, सस्पेंशन हटाओ, and it will be effective from the date when the suspension had come into effect। मतलब सस्पेंशन एक टेम्पररी पीरियड का था। Now this may be revoked by the PO at any time during the pendency of the cancellation proceedings। PO को लगा सस्पेंशन हटाना है, हटा देगा, कैंसिलेशन ऑर्डर से पहले हटा देगा, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात है ये वाली, डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। एक डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन का केस देखो, और Where the registration is suspended due to non-filing of return, चाहे कॉम्पोजिशन का GSTR 4 का इशू हो, चाहे रेगुलर वाले का 6 मंथ्स का 3B का इशू हो, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन रूल 10A की वजह से सस्पेंड हुआ था। अब आप डर जाएंगे, देखो सस्पेंशन में डल जाएगा ये चीज, इस वाले में तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है, इस वाले में मे बी आपको नोटिस सर्व हुआ है, बट अब आप डर जाएंगे ना, यू विल गेट, मे बी यू विल लर्न फ्रॉम दिस लेसन। ये आप थोड़ा सा सीइंग दिस सस्पेंशन वाला नोटिस, मे बी यू विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक, यू विल फाइल द रिटर्न्स, यू विल पे द टैक्सेस, यू विल फिल द बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो प्रोवाइडेड आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल नहीं हुआ है, जनरली पीओ एकदम से नहीं करेगा क्योंकि ही नोज दैट यू विल गेट इट रेक्टिफाइड। तो इफ योर रजिस्ट्रेशन इज नॉट ऑलरेडी कैंसल्ड and all the pending returns you file, you pay the taxes or rule 10A bank details you fill, deemed revocation, suspension आपका हट जाएगा back into the GST, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी गलतियां नहीं करी थी, आपके साइड से कुछ फाइलिंग्स पेंडिंग थी, वो आपने पूरी कर दी। इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन सेक्शन 40 विल अप्लाई। क्यों? रिवाइज टैक्स इनवॉइस पता है लैग पीरियड के रिस्पेक्ट में लगता है, दैट इज जब रजिस्ट्रेशन मिला
एंड रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हुआ, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, सस्पेंशन हो गया था लेकिन बाद में सस्पेंशन रिवोक हो गया, तो उस पीरियड के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस निकालो एंड सेक्शन 40 जो फर्स्ट रिटर्न वाला लगता है 30 डेज में वो आपको जब करना पड़ता है एंड टैक्स वगैरह उसमें पे करना पड़ता है, सेक्शन 40 जो आप रिटर्न में पढ़ते हैं सेम टू सेम लग जाएगा इस पीरियड के लिए। कौन से पीरियड के लिए, जब आपने सस्पेंशन के टाइम पे कोई सप्लाईज अगर करे हो, ओके, बिकॉज वही हो रहा है ना, यहाँ पे भी एक लैग पीरियड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि अरे जब पता चला सस्पेंशन रिवोक हो गया है वो उस दिन से रिवोक हो जाएगा जिस दिन आपका सस्पेंशन लगा था, तो उस पीरियड के लिए मेरे को यही वाले प्रोविजंस लग जाएंगे जैसा आपके लगते हैं व्हेन यू अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी एंड यू गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? भाई कैंसिलेशन प्रोसीजर पे ध्यान दो, पे अटेंशन। इफ इट इज अ केस ऑफ वॉलेंटरी कैंसिलेशन, मतलब सिंपल केस है, मैंने अप्लाई किया है, आई विल अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ द इवेंट वारंटिंग द कैंसिलेशन। ठीक है, अगर कैंसिलेशन का कोई इवेंट बन गया है, कोई ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया है, डेथ ऑफ द पर्सन हो गया है, तो 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, ये कौन सी है, आईटीसी रिवर्सल की डिटेल्स है, दैट वी कवर इन आईटीसी चैप्टर, याद है ना, ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्स पेबल ऑन द गुड्स, कंपेयर करना है कैपिटल गुड्स में प्रो राटा, इनपुट्स के केस में इनवॉइस, अदरवाइज प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। आई होप यू रिमेंबर। तो वो सारा रिवर्सल की आपको डिटेल्स वगैरह भरनी है एंड आगे एप्लीकेशन के विद इन 30 डेज पीओ आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा। तो 30 + 30 डेज में सिंपल केस है। लेकिन इफ इट इज अ केस ऑफ सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले यू विल गेट अ शो कॉज नोटिस एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, यू कैन रिप्लाई। इफ रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, केस खत्म। ठीक है, आपको लॉजिकली लर्न करना है, इसको बहुत रट्टे के उसमें मत जाना। नोटिस आया 7 वर्किंग डेज में आप रिप्लाई करो, हर जगह 7 वर्किंग डेज का टाइम होता है एंड देन यू विल रिप्लाई। एक जगह 30 डेज है ये वाला ऑटोमेटिक सस्पेंशन वाला, लेकिन बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज है। नाउ इफ यू रिप्लाई एंड दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, प्रोसीडिंग्स आर ड्रॉप्ड। लेकिन अब स्पेसिफिक ये चीज देखना, if the show cause notice was due to non-filing of returns and the person instead of replying files all the due returns, pays all the taxes, PO shall drop the cancellation proceeding। सर ये तो सस्पेंशन जैसा ही हो गया, सेम बात इन्होंने कैंसिलेशन में लिख दी। लेट्स से उसने सस्पेंड नहीं किया था, सीधा कैंसिलेशन इन्वोक कर दिया था, सेम बात हो गई कि आई हैव प्रूव्ड माय एक्शंस हैव रेक्टिफाइड, मैं टैक्सेस पे कर देता हूँ। सर यहाँ पे सस्पेंशन क्यों नहीं, रूल 10A वाली बात क्यों नहीं लिखी? अरे रूल 10A वाले में तो सस्पेंशन पक्का होगा क्योंकि वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है वो पोर्टल के थ्रू, लेकिन यहां पे कैंसिलेशन वाले में उन्होंने रिटर्न्स वाली बात अलग लिखी। इज इट क्लियर? सिंपल, आप देखो बहुत ज्यादा रट्टा मत मारो, आप एक सिंपल लॉजिक समझो। रिटर्न्स का इशू था, मैंने फाइलिंग वगैरह नहीं करी थी, कैंसिलेशन उसने शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया है एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग आई हैव प्रूव्ड माय एक्शंस हैव एक्शंस आर ऑलवेज बेटर देन वर्ड्स, आई हैव रेक्टिफाइड माय एक्शन, जो भी मिस्टेक था वो मैंने रेक्टिफाई किया, मैंने रिटर्न्स फाइल किया, टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस सब पे कर दिया एंड प्रोवाइडेड अपना अभी कैंसिलेशन खत्म नहीं हुआ है, प्रोसीडिंग्स इन प्रोसेस था, तो यू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि वही रीजन था ना कैंसिलेशन का। यू ड्रॉप द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स एंड लेट मी बी बैक इनटू द जीएसटी रेजिम। ओके, कैंसिलेशन ऑर्डर कहीं पर अगर रिक्वायर्ड होगा तो मेरे रिप्लाई से आगे 30 डेज में वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा, तो मे बी ही विल ऑल्सो वेट कि ये बंदा शायद कर दे टैक्स फाइलिंग वगैरह, अगर ये वाला रीजन था उसका कैंसिलेशन का। तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा बट इट विल बी इजी व्हेन द थिंग्स आर आस्क्ड डायरेक्टली, डोंट वरी, लॉजिक चलाना, आंसर मिल जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा, जो भी पीओ डिटरमिन करेगा ऑर्डर के अंदर डालेगा, इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एज वेल। यूएन होल्डर कभी भी कैंसिलेशन के लिए खुद अप्लाई नहीं करेगा, पोर्टल उसको, डिपार्टमेंट उसको कैंसिल करके देगा। रिटर्न फाइलिंग, अगर आपका जिस भी टाइम से आपका कैंसिलेशन इफेक्टिव हो गया है, योर रजिस्ट्रेशन इज गॉन, उसके बाद का फाइलिंग आप जीएसटी पे पोर्टल पे काम नहीं कर सकते। प्रायर पीरियड का आप यू कैन फाइल बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो आफ्टर द कैंसिलेशन डेट जो भी ऑर्डर में मेंशन्ड है, जो भी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो, तो इन दैट केस उसके आगे का रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, सर गलती हो गया, this is applicable only when you, that is the department, cancel my registration. If I had applied for cancellation, उसके बाद I cannot go for revocation। ये कोई मजाक नहीं है, आप अप्लाई भी करते हो फिर आप बोलते हो revocation भी कर दो, no। So this is applicable only when the registration was cancelled suo motu by the department। 90 days में आपको, कब से? 90 days from the service of notice of order of the cancellation I can go and apply। extension 180 days तक का मिल सकता है कमिश्नर और नॉट, और someone authorized by the commissioner but not below the additional or joint, मतलब सेकेंड वाला वी लर्न सी कमिश्नर आज डीए, तो यहाँ पे सेकेंड लेवल तक दे कैन ऑथराइज, तो इनसे मेरे को एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। सो 90 डेज प्लस मोर 180 डेज तक मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स सब मिला मिलो के 270 डेज आई हैव,
270 days I have that I can go and ask for revocation of cancellation. मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसके बाद क्या, अगर पीओ सब सेटिस्फाइड है दैट ओके सफिशिएंट रीजन है रिवोकेशन करने का, ही इज एक्सेप्टिंग, मिस्टेक्स वगैरह भी उसको ठीक करने पड़ेंगे, तो इन दैट केस ही विल रिवोक द कैंसिलेशन विद इन 30 डेज. ठीक है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम लेगा, 30 डेज में रिवोक कर देगा. कंडीशंस वगैरह कुछ डाल सकता है रिगार्डिंग टेकिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक्स वॉट एवर हैपेंड. अदरवाइज रिजेक्ट कर सकता है. रिजेक्शन से पहले उसको एक बार शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एंड उसको रिप्लाई लेना पड़ेगा. बेसिकली नेचुरल जस्टिस है, अगेन 7 वर्किंग डेज. ये सब जगह आपको 7 वर्किंग डेज ही मिलेगा मोस्टली. एंड देन फाइनल उसका येस या नो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. फाइनल येस या नो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू रिप्लाइड, उसका ऑर्डर आ जाएगा. वेयर द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड स्पेसिफिकली ड्यू टू द रीजन ऑफ फेलियर टू फाइल रिटर्न्स. मतलब ये क्या हुआ है, कैंसिलेशन के टाइम पे भी आपने एक्शन नहीं लिया, यू डिडंट रेक्टिफाई द एरर, आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया, कैंसिलेशन हो गया एंड नाउ यू आर आस्किंग फॉर रिवोकेशन. तो अगर आपका कोई पेंडिंग रिटर्न है, इफ दिस वाज द रीजन दैट योर रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड, दैट आपके साइड से रिटर्न्स फाइल नहीं हुए हैं, तो आप एक काम करेंगे, बिफोर अप्लाइंग फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एंश्योर सारे रिटर्न्स जो भी आप फाइल कर सकते हो, मतलब पीरियड अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, तब तक कोई भी अगर पेंडिंग रिटर्न है आप उसको कंप्लीट करिए. टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस सब पे करके आइए, कोई पेनल्टीज वगैरह भी ड्यू है तो पे करके आइए बिफोर यू मूव द एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन का रेवोकेशन. मूविंग मतलब फाइलिंग. सो बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन प्लीज एंश्योर दैट यू आर मेकिंग गुड द डिफॉल्ट. अब कैसे होता है ध्यान से सुनना. एक इमेज देखो, ये अगर कैंसिलेशन ऑर्डर इस दिन आया है और उसी दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, तो टिल दिस पॉइंट अगर आपके कोई भी पीरियड का रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग है, एंश्योर यू आर फाइलिंग दिस, कंप्लीटिंग दिस, मेकिंग गुड द डिफॉल्ट बिफोर यू अप्लाई फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. लेकिन सर व्हाट अबाउट दिस पीरियड, कौन सा पीरियड है ये, बाद में लेट से रेवोकेशन आ गया, तो इस पीरियड के रिस्पेक्ट में मैं पहले फाइल नहीं कर सकता. क्यों नहीं फाइल कर सकता, पोर्टल अलाउ नहीं करेगा. सो इस पीरियड के रिस्पेक्ट में मैं बोलता हूँ आई एम गिविंग यू डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन मतलब लॉ मुझे बोलता है बेसिकली कि आपको एक उसमें चीज करनी पड़ेगी. ये जब आपका ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आ जाएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू इंश्योर दैट दिस रिटर्न, दिस पर्टिकुलर पीरियड रिटर्न्स आर आल्सो फाइल्ड. आई होप यू आर एबल टू गेट इट. ये कैंसिलेशन ऑर्डर आया, ठीक है, इसी दिन से कैंसिलेशन इफेक्टिव हुआ है तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो यहां तक का पोर्टल पे फाइलिंग हो सकती है. अगर कोई पेंडिंग रिटर्न है पुरानी कोई, ठीक है, दिस इज द डेट फ्रॉम विच योर रिटर्न्स वर नॉट फर्निश्ड, तो इस दिन के कोई भी अगर आपके इस पीरियड की रिटर्न्स पेंडिंग है तो आप उसको पहले फाइल करिए. यू पे द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस सारा फाइल करके फिर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे. फिर आपका यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन आएगा. ठीक है, आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन आएगा. देन ये पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर से आगे जब तक रिवोकेशन आता है, दिस पीरियड मैं चाह के भी फाइल नहीं कर सकता. दिस विल नॉट बी अलाउड ऑन द पोर्टल, आई कैन नॉट फाइल. ठीक है, तो इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, लॉ मुझे बोलता है ये चीज कि इस पीरियड के रिस्पेक्ट में जो भी रिटर्न्स है आई विल मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. तो मुझे जैसे पोर्टल पे अलाउ जाएगा मैं 30 डेज में करने को रेडी हूँ. और अगर मैंने ये नहीं किया, कैंसिलेशन हो सकता है. 29(2) में वन ऑफ द क्लॉजेस था, 3rd and 4th प्रोविजो वाला. सिमिलरली सेकंड केस देखो, सपोज डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर इस दिन का है एंड रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है. अब पोर्टल मुझे यही से मना कर देगा कि आप यहाँ पे कोई फाइलिंग नहीं कर सकते, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता. तो जब तक कैंसिलेशन का रिवोकेशन नहीं होता मैं पोर्टल पे काम नहीं कर सकता. तो इन दैट केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पूरे पीरियड के रिस्पेक्ट में जितने भी रिटर्न्स है मैं 30 डेज के अंदर कर दूंगा. तो लॉ सेज दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस रिटर्न फाइलिंग विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट, विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन. आर यू एबल टू गेट इट? ठीक है, तो ये मैं तभी कर सकता हूँ जब आप रिवोकेशन करेंगे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो चुका है, तो मैं 30 डेज में कर दूंगा. अगेन ये नहीं किया तो आपका कैंसिलेशन फिर से हो सकता है, तो प्लीज एंश्योर ये 30 डेज में हो रहा है. बाकी एक छोटी सी बात, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम जो सेक्शन 14 एंड सेक्शन नंबर 14A, सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 14A के अंदर जो हम पढ़ते हैं दैट इज ओएडआर एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, जो बाहर से सप्लाई करते हैं, तो उन केस में दे गो फॉर अ सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, सिंगल रजिस्ट्रेशन, उसमें स्टेट वगैरह की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है. दीज वर द कंसेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन चैप्टर. अभी मैं आपको कुछ कुछ Q&A के पॉइंटर्स दूंगा, लेट्स सी. चलो इधर आ जाओ, जस्ट कुछ कुछ पॉइंटर्स देखो जो मिस्टेक एरियाज जनरली बनते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जयंत एंटरप्राइजेस राजस्थान, और वन ऑफ द एंट्रीज दे हैव गिवन इज सप्लाई टू एपीओबी इन राजस्थान. एपीओबी का मतलब होता है कि आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ये आप ही का रजिस्ट्रेशन का एक और एड्रेस है. ठीक है, तो दे विल नॉट स्टेट इट स्पेसिफिकली, दिस इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन. डोंट अप्लाई पैरा टू शेड्यूल नंबर 1. सो ये क्या बन जाएगा आपका
नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ओके। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, चेन्नई तमिलनाडु में कंपनी है, यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम तमिलनाडु टू अनादर कर्नाटका में विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये आपका डिस्टिंक्ट पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा, डिपेंडिंग की अलग से ब्रांच रजिस्टर्ड है या नहीं है, बट येस ये आपका बन जाएगा पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। दिस इज हाउ यू नीड टू डीकोड दिस। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन, 40 लाख का बेनिफिट लेने के लिए वी सेड दैट वन ऑफ द कंडीशन इज आपका इंट्रास्टेट सेल होना चाहिए। अब इंट्रास्टेट जरूरी नहीं है एक स्टेट से हो, कभी कभार ऐसा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है पढ़ते पढ़ते कि सर इंट्रा मतलब एक स्टेट में, इंट्रा मतलब सेम स्टेट पीओएस आपका बन रहा है, बट ऐसा 5 स्टेट्स में कर सकते हैं। तो दिल्ली में आप सेल कर रहे हैं, इंट्रा है सारा, आंध्र प्रदेश में भी इंट्रा है, तमिलनाडु में भी इंट्रा है। सो दिस इज इफ प्रोवाइडेड इट इज नॉट एक्सीडिंग 40 लाख यू आर अलाउड। आप चले जाओ, गुड्स का अगर आप काम कर रहे हो यहाँ पे आपको 40 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं 5 स्टेट्स में इंट्रा स्टेट कर सकता हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है जी। अब एक ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे दे आर गिविंग महादेव एंटरप्राइजेस एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है कॉम्प्लेक्स में, उसमें ठीक है दे आर मेकिंग अ डील, दे आर डीलिंग इन द सप्लाई ऑफ गुड्स हिमाचल उत्तराखंड त्रिपुरा। ऐसे क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन कैसे आंसर कैसे स्टार्ट करना है, व्हेन दे आर गिविंग यू 3 डिफरेंट स्टेट्स दे विल आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि आपका कैसे कैसे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए रहेगा। तो जैसा मैंने आपको वो टेबल दिया था आप वैसा ही यहाँ पे डालना। आप जब लीगल प्रोविजन स्टेट करोगे, दिस इज व्हाट आई रिपीटेड इन द विच आई मेंशन इन द आईडीटी हॉट्स वीडियो ऑल्सो। लीगल प्रोविजंस में आप सबसे पहले मेंशन करना कि इंट्रा स्टेट गुड्स का अगर मेरा पूरा सप्लाई है तो व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। तो उसमें आप बनाना एमएमएनटी का 10 लाख, देन यू टेल पीटी मूसा वाला, आप पीटी मूसा पेपर में मत लिखना, आप सारे स्टेट्स लिखना, उसके लिए 20 लाख और बैलेंस के लिए 40 लाख। एंड देन यू राइट इफ इट इज अ केस ऑफ सर्विसेज और गुड्स प्लस सर्विसेज, तो आप 2 बनाना, एमएमएनटी का 10 लाख और बैलेंस कोई भी केस हो दैट विल बी 20 lakhs, दैट विल बी 20 lakhs। दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट ऑफ हाउ यू राइट द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। एग्रीगेट टर्नओवर आईसीआई इस टेबल को कॉपी करता है और नीचे टोटल लिखता है और फिर नीचे लिखेगा एग्रीगेट टर्नओवर दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यू कैन मेंटेन दिस प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है आपको स्टेप नंबर 1 में। एंड इफ यू सी त्रिपुरा एमएमएनटी स्टेट इन्वॉल्व है, तो जैसे एमएमएनटी स्टेट होगा यू चेक वेदर टैक्सेबल टर्नओवर इज देयर और नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो इस केस में रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड 10 लाख हो जाएगा। एंड अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, उत्तराखंड में आप जो सेल कर रहे हैं वो नॉन टैक्सेबल गुड्स का है, तो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा विच इज गोइंग टू बी क्रॉस्ड इन दिस केस, आई वोंट बी टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता। ठीक है, ऐसे उन्होंने अलग अलग चीजें टेस्ट करी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड कि स्टार्ट कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन नंबर 8 था जो सितंबर 25 में आया था। यहाँ पे आईसीए ने जो आंसर्स दिए जो थोड़े से ऐसा पार्शियली करके दिए हैं, तो यू विल गेट टू नो कि आपको भी कैसे आंसर करना है। देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंटर और इंट्रा ओनली थ्रू अ ईसीओ। ऐसा नहीं है, देखा जाए तो ये इनवैलिड है, बट आईसीआई इसको पार्शियली लिखता है। पार्शियली इनवैलिड क्यों? बिकॉज आप चाहे ईसीओ के थ्रू सप्लाई करो यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। मेरे ओपिनियन में ये स्टेटमेंट इनवैलिड है क्योंकि लिखा है एट ऑल, बट स्टिल आईसीआई राइट्स पार्शियली वैलिड पार्शियली नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि सर्विसेज वालों को रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड देते हैं, ठीक है, एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगता चाहे आप ईसीओ के थ्रू सेल करो। तो ये इन्होंने थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर बनाया। नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, इन जनरल नो, बट स्पेसिफिक केसेस यस। तो ये अगेन पार्शियली वैलिड पार्शियली इनवैलिड बना दिया। नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन जनरल करेक्ट, बट एक्सेप्शन टीडीएस टीसीएस सो मोटर रजिस्ट्रेशन, तो इसको भी वही पार्शियली वैलिड, मतलब इसको पार्शियली में डाल दिया। तो तीनों थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दिया आईसीआई ने। बाकी इसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट मुझे स्ट्रेस कराने वाला नहीं था। ठीक है, सो ये मेरे साइड से था। हमने लिया अप्रॉक्स 1.5 आवर्स और रजिस्ट्रेशन चैप्टर, बट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। काफ़ी टाइम से मेरे साइड से पेंडिंग था ये, तो आई होप आपको भी ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ऐसी रिविजन्स आपको और अच्छे मिलेंगे और भी बहुत कुछ आ रहा है इस महीने। सो इंश्योर 2 चीज़ें, लाइक करके कमेंट करना, बिकॉज लाइक करके कमेंट करोगे तो इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स, एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, वरना चीज़ें छूट सकती है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।